सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू क्वेश्चन के सीरीज में हम लेके आए हैं आपके लिए पार्ट 3। इससे पहले हमने सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन का पार्ट 1 और 2 अपलोड कर दिया है। इसके बाद बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि जल्दी से जल्दी इसका पार्ट 3 है, तो आज मैं लेके आया हूं आपका पार्ट 3। तो अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं और किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंटरव्यू है, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और ना सिर्फ इंटरव्यू के पर्पज से, बल्कि एक बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के पर्पज से भी आपको ये पता होना चाहिए। तो प्लीज वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस आपको आते थे, कितने क्वेश्चन आपको पता थे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ, साथ में हमारा जो नया चैनल है कूल सिविल, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां भी मैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस डालता रहता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्पान ऑफ जीआई पाइप। जीआई पाइप का लाइफ स्पान कितना होता है, कितना टाइम होता है? तो इसका आंसर है अबाउट 80 ईयर। लगभग 80 साल तक का लाइफ स्पान होता है जीआई पाइप। जीआई पाइप क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। स्टील के पाइप को रस्ट यानी कि जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? इसके ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, स्टील के पाइप पर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है और इस पाइप को बोलते हैं जीआई पाइप यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। ठीक है, जिससे इसका लाइफ स्पान भी बढ़ जाता है, रस्टिंग भी नहीं होती है। तो याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से याद दिला दूं कि इंटरव्यू में आपका थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चल जाती है आंसर में। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने बताया अबाउट 80 ईयर। ठीक है, अबाउट 80 ईयर मतलब समझ लीजिए 70 से 80 साल ऐसे। ठीक है, तो अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब 75 साल दे दिया, 70 साल दे दिया, चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू है, फ्लेक्सिबिलिटी चलती है। पर इतना भी नहीं चलेगा कि आपने बोल दिया कि 10 साल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे ना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन लगभग दो टाइप के मिलेंगे। एक इस टाइप का होगा कि आपसे पूछा जाएगा आपके घर में कितने मेंबर हैं, तो आप बोलेंगे 7, क्योंकि आपको पता है 7 ही हैं। ठीक है, और आपको 7 ही बताना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपके शहर में कितने लोग हैं, तो आप क्या बताएंगे कि यही कोई 8-10 हजार। ठीक है, लगभग ही तो बताएंगे, एग्जैक्ट थोड़ा ना बताएंगे कि 9372। तो वही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके आंसर में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत चल जाती है। लेकिन याद रखना, थोड़ी बहुत। अगर एग्जैक्ट डाटा पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना थोड़ा बहुत चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। किसी ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है? तो इसका आंसर है 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कि यूनिट सेंटीमीटर में है और आप यूनिट का विशेषकर ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो इंटरव्यू में है या चाहे वो किसी एमसीक्यू एग्जाम में है। ठीक है, क्योंकि इस यूनिट के चक्कर में क्वेश्चन चौपट और अपना पोपट हो जाता है। ठीक है, इमेज में आप देख के समझ सकते हैं कि 19 उसकी लंबाई है, 9 उसकी चौड़ाई है और 9 ही उसकी ऊंचाई है। सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं मैं। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि किसी भी ब्रिक का जो नॉमिनल साइज होता है वो कितना होता है। याद रखिए, नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक कितना होता है, ये मुझे आपको कमेंट करके बताना है। देखता हूं किसे किसे पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन ए फ्लाइट। आपके एक फ्लाइट में यानी किसी स्टेयर के फ्लाइट में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स होना चाहिए? इसका आंसर है 12 यानी 12। आपके एक फ्लाइट में मैक्सिमम 12 स्टेप्स होते हैं। वैसे कई जगह आपको इसका आंसर 15 भी दिखेगा, पर स्टैंडर्ड 12 ही होता है। इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो फ्लाइट है। एक फ्लाइट गया, उसके बाद एक लैंडिंग आया, फिर उसके बाद सेकंड फ्लाइट स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर हर एक फ्लाइट में मैक्सिमम 12 स्टेप्स ही होंगी। अगर इससे ज्यादा बढ़ेंगी तो वहां पर एक लैंडिंग आ जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पर लैंडिंग बनाने का एक कारण ये होता है, अगर बहुत सारे स्टेप्स एक साथ आपने लगा दिए तो बंदा क्या हुआ, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बहुत ज्यादा थक जाएगा। तो इसी वजह से मैक्सिमम 12 या 15 ही रखते हैं, ताकि वो थके ना। और उसके बाद जाके वहां पर एक लैंडिंग बना देते हैं, ताकि बंदा जाके वहां पर खड़ा हो जाए, थोड़ा सा सुस्ता ले, उसके बाद फिर आगे चढ़ना स्टार्ट करे। और सेकंड थिंग, अगर बाय चांस ऊपर से वो लुढ़क जाए तो कम से कम आकर लैंडिंग पर तो रुके, उसकी जान तो बच जाए। पता चले आपने एक साथ सारे स्टेप्स 200-300 बना दिए और ऊपर से वो लुढ़कना शुरू हुआ और सीधा नीचे पहुंचा। ठीक है, ऊपर से नीचे पहुंचेगा और नीचे पहुंचने के बाद तुरंत ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से मैक्सिमम 12 स्टेप्स रखे जाते हैं। और हाँ, अगर कोई पूछे मिनिमम, तो मिनिमम रखा जाता है 3 से कम नहीं रखा जाता है एक फ्लाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन कितने टाइप के होते हैं?
तो इसका आंसर है टू टाइप, फर्स्ट इज सैलो, सेकंड इज डीप। यहाँ पर नॉर्मली आपके फाउंडेशन दो तरीके का होता है, एक होता है सैलो फाउंडेशन और दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन में जो फाउंडेशन की डेप्थ होती है यानी गहराई होती है वो विड्थ से कम होती है यानी कम गहराई की होती है। और वहीं हम बात करें डीप फाउंडेशन, तो डीप फाउंडेशन में जो फाउंडेशन की गहराई होती है, जो नींव की गहराई होती है वो उसकी विड्थ से काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। तो यही डिफरेंस होता है सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन में, और यही है मेजर टाइप ऑफ फाउंडेशन। इसके अंदर भी बहुत सारे सब क्लासिफिकेशंस हैं, वो आप अलग से पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो क्वेश्चन मैं बताऊं अगर उससे रिलेटेड कोई और भी नॉलेज आपको मिलती है, कोई और भी फैक्ट पता चलता है तो प्लीज उसे जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एंड मिनिमम रेनफोर्समेंट इन कॉलम। किसी कॉलम में जो मैक्सिमम और मिनिमम रेनफोर्समेंट यानी स्टील कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है मैक्सिमम होता है 4% और मिनिमम की बात करें तो 0.8% से कम नहीं होना चाहिए। वही कॉलम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सर्कुलर कॉलम हो तो मिनिमम नंबर ऑफ बार होता है 6 और अगर रेक्टेंगुलर हो तो मिनिमम होना चाहिए 4 बार। ठीक है, ये भी आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा मिनिमम और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट बीम का या और भी जितने भी शेप हैं, ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनमें कितना होता है ये भी आप ध्यान में रखेंगे, उसे आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रॉड गेज डिस्टेंस बिटवीन इनर फेस ऑफ रेल। रेलवे के ब्रॉड गेज में एक रेल से दूसरे रेल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? तो इसका आंसर है 1.676 मीटर। तो ये डिस्टेंस होता है ब्रॉड गेज के लिए रेल टू रेल डिस्टेंस। इमेज में आप देख सकते हैं कि गेज एक्चुअली में होता क्या है, ये रेल फर्स्ट है, ये रेल सेकेंड है, इनके इनर फेस, ठीक है, अंदर वाले फेस के बीच की डिस्टेंस को ही गेज कहा जाता है। तो इसके आधार पर आपके जो गेजेस होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि आपका लाइट गेज, नैरो गेज, मीटर गेज और ब्रॉड गेज, और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो अलग अलग होती है जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। तो प्लीज इन सबको आप याद रख लीजिएगा, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अलाउबल फ्रेश कंक्रीट टेम्परेचर अंटिल यूज्ड। जब तक कि आपका कंक्रीट यूज किया आता है उस समय तक आपका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा 32 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे अच्छा टेम्परेचर माना जाता है अगर आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं। वहीं पर आप एक बात और ध्यान में रखेंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं कोल्ड कंक्रीटिंग की तो यानी हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तक, ठीक है। और वहीं अगर हम बात कर रहे हैं हॉट कंक्रीटिंग तो यानी कि हम जो कंक्रीटिंग कर रहे हैं वो लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है और वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो प्लीज जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज WBM रोड? WBM रोड क्या होता है? तो इसका आंसर है वाटर बॉन्ड मैकेडम। WBM का मतलब होता है वाटर बॉन्ड मैकेडम और ये एक टाइप का रोड होता है। इसमें क्या करते हैं, आपके जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसे बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर छोटे पार्टिकल्स डाले जाते हैं, जिससे क्या होता है वो उनकी गैप में जाकर और वो इंटरलॉकिंग हो जाती है, ठीक है, लॉक हो जाता है। तो इस टाइप के रोड को बोलते हैं WBM रोड। आप नॉर्मली गाँव में, विलेजेस में देखते होंगे, ठीक है, इस टाइप के रोड बने रहते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कि आपका जो WBM रोड होता है वो किस स्टेज में बना रहता है, ठीक है, कैसे वो बनता है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड इन ए 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क। अगर आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और उस ब्रिक वर्क का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है वो 1 मीटर क्यूब है, तो उसके अंदर कितने ब्रिक्स यूज हुए हैं आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है 500 यानी 500। आपके 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में 500 ब्रिक्स यूज होंगी, ठीक है। कभी आप अगर ब्रिक वर्क करें तो आपको ये कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है कि आपके उस ब्रिक वर्क में कितने ब्रिक्स लगेंगी टोटल, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 क्यूबिक मीटर में ब्रिक वर्क अगर कर रहे हैं हम तो उसमें 500 ईंटें यूज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजेस ऑफ ग्राइनीज। जो ग्राइनीज होती हैं इनके क्या यूज, क्या कार्य है? तो ग्राइनी का हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट और स्लो डाउन इरोजन। जब आपकी नदी या नहर बहता है ना तो क्या होता है, उसके साइड की जो मिट्टी है वो कटती रहती है, इरोजन होता रहता है, ठीक है। तो उसी को रोकने के लिए ग्राइनीज बनी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो पानी आपके सतह के सरफेस से टच में रहता है, ठीक है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से इरोजन कम हो जाता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मैसिव डैम स्ट्रक्चर सीमेंट इज यूज्ड। आपके पास कोई मैसिव डैम स्ट्रक्चर हो तो उसके लिए कौन सा सीमेंट यूज करेंगे? तो इसका आंसर है
लो हीट सीमेंट, ठीक है। ऐसा सीमेंट यूज करेंगे जिसमें जो हीट निकले वो कम से कम निकले, ठीक है, लो हीट सीमेंट। और ऐसा इस वजह से किया जाता है क्योंकि मैसिव डैम में जब हीट निकलती है तो उसकी वजह से क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक ऐसा सीमेंट यूज किया जिसमें से ज़्यादा हीट निकल रही है तो क्या होगा, क्रैक्स ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेंगे, ठीक है। तो उसे मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए हम लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं जिसकी वजह से हीट कम निकले और क्रैक्स कम पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जीआईएस इन सर्वे। सर्वे में जीआईएस का क्या फुल फॉर्म होता है, क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर है, जीआईएस का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह एक तरीके का डाटाबेस होता है जो जियोग्राफिकल डाटा को कंटेन करता है। अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। आपको कमेंट करके बताना है कि व्हाट इज अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है और इसका क्या यूज है। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर हो मुझे कमेंट कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे मुझे पता चल पाए कि आप ये वीडियो सीरियसली देख रहे हैं कि नहीं। और प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट का नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितना होता है? तो इसका आंसर है 25%। देखो, नॉर्मल कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि कितने पानी की आवश्यकता है कि आपका सीमेंट एक सुटेबल वर्क कर सके, ठीक है। मतलब सीमेंट का पेस्ट में इतना पानी हो कि वो अपनी स्टेबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ और जो उसकी सेटिंग टाइम है वो सबको एक बैलेंस बना के रखे। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके एक चीज़ बताइए कि ये जो इमेज में जो ये भाई साहब जो टेस्ट कर रहे हैं, इस टेस्ट का नाम क्या है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना होता है? तो इसका आंसर है अबाउट 30% ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का 30% सिर्फ फाउंडेशन में खर्च हो जाता है, ठीक है। पूरी बिल्डिंग आपके फाउंडेशन पे टिकी रहती है, ठीक है। तो इसी वजह से कंजूसी कभी भी फाउंडेशन में नहीं करना चाहिए। याद रखना, 30% होता है टोटल कॉस्ट का खर्च हो जाता है आपके फाउंडेशन में। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ डंपी लेवल। डंपी लेवल का लीस्ट काउंट क्या होता है? तो इसका आंसर है 5 mm। इमेज में आप देख सकते हैं यह है डंपी लेवल, ठीक है। और इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 5 mm। ध्यान रखेंगे, इसके अलावा जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी लीस्ट काउंट कितने होता है वो आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू पार्ट 3। आई होप आपको जरूर अच्छा लगा होगा, ठीक है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आई थिंक जितना अच्छा रिस्पांस आपका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में आया था उतना ही अच्छा रिस्पांस इस पर भी आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ क्या इसका मैं 4th पार्ट लेके आऊँ या नहीं, ठीक है। जितना आप ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ही जल्दी आपका 4th पार्ट आएगा, ठीक है। तो एक मैं क्राइटेरिया रखता हूँ कि अगर इस पर 100 लाइक नहीं, चलो 50 लाइक अगर हो जाते हैं तो मैं इसका 4th पार्ट जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहीं हमारा जो नया चैनल है कूल सिविल, इसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ मैं शॉर्ट वीडियोस डालता हूँ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो कि शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।